हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। आई प्रिया मल्होत्रा वेलकम यू ऑल ऑन देव राइट वे एजुकेशन। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ देव राइट वे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर हमने मैथमेटिक्स के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, कितने इंटरेस्टिंग वे से मैंने आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाया है कि डेली लाइफ में एपी कहाँ पे यूज़ होती है और उसके क्वेश्चंस कैसे चुटकियों में सॉल्व किए जाते हैं, वो सारी ट्रिक्स मैंने सिखाई हुई है। आप जाइए एक बार यूट्यूब चैनल पे और सर्च कीजिए, वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस के अंदर हमने अभी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखिए तो जाइए पहले वो वीडियोस देखिए, जिसके अंदर हमने कंप्लीट कंसेप्ट्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो स्टडी कर लिए हैं। अभी आज हमारा 3rd लेक्चर है, इसके अंदर हम बचे हुए कुछ जो कंसेप्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो होते हैं, जो आप लोगों से बोर्ड के अंदर एग्जाम के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एनटीएससी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन आपके इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बनते हैं, तो वो सारे के सारे आज हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो इसका एक और पार्ट आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत अच्छे से हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मैंने बताया था रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ अ करंट थ्रू इट। मतलब एक कंडक्टर है, उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या काम करता है, एक कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका विरोध करता है, उसको फ्लो नहीं होने देता, तो वो क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस। एक्चुअल में इसका हिंदी मीनिंग भी क्या होता है, विरोध, मतलब रोकना किसी चीज को। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ओम्स लॉ के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन आई। V क्या होता है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या होता है हमारा करंट। मतलब जितनी हमने वोल्टेज अप्लाई की है बैटरी के थ्रू और कितना उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों का रेशियो हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस बताता है कि कितना वो रेजिस्ट कर रहा है करंट के फ्लो को। हम पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और जो करंट फ्लो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के। देखिए यहाँ से ये भी हम सब पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्या पढ़ा था हमने, करंट अगर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, अगर करंट डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने सबने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। वैसे एक बार और मैं बता देती हूँ। देखो, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस उस करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा, तो इसलिए करंट कम हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरीके से दोनों के दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन दोनों को ड्राइव करने वाला कौन सा है, वोल्टेज। वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के। यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा होगी, वोल्टेज कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं, और डिटेल में समझने के लिए आप प्रीवियस लेसन को रेफर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद मैं ये भी बता चुकी हूँ कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये हमने पढ़ लिया था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एल क्या था, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या था, एरिया ऑफ द कंडक्टर, और रो क्या हमने पढ़ा था, रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। अब आप लोगों के पास 2 कंसेप्ट आते हैं, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं या फिर रेजिस्टेंस जो अगर पैरेलल में लगे होते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है आपके करंट के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं। ये आप लोगों के सामने एक सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी है, ये एमीटर है। एमीटर किस लिए बताया था मैंने, लास्ट क्लास में बताया हुआ है, करंट को मेजर करने के लिए। यहाँ ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए लगाया हुआ है हमने वोल्ट मीटर। अब यहाँ से देखिए, इसको आप थोड़ी देर के लिए वोल्ट मीटर और एमीटर को भूल जाइए, सिंपल सर्किट है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 1 लगा हुआ है, ये सेकेंड रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये थर्ड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। ऐसे जो सिंबल होता है ये किसका होता है, रेजिस्टेंस के होता है। अगर इसके ऊपर मैं ऐसे एरो बना दूं तो ये मैंने बताया था, ये रियोस्टैट होता है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है,
जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, कभी 4, कभी 5 ओम, कभी 6 ओम, मतलब हमें फिक्स नहीं पता क्या वैल्यू है। जबकि अगर सिंपल ऐसे सिंबल होता है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ हमें सर्किट डायग्राम में क्या समझना है, when 3 registers R1, R2, R3 are connected in series। सीरीज का मतलब क्या होता है, ऐसे कॉम्बिनेशन चल रहा है, फर्स्ट का जो ए पॉइंट है वो सेकंड के पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से ये इसके साथ कनेक्ट होता है, ऐसे सीरीज में कनेक्ट होते हुए जा रहे हैं। तो इनके अंदर जो करंट होगा सबके अंदर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सर्किट तो सेम ही है ना। यहाँ से करंट चला एज इट इज वो सेम करंट फ्लो कर जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, जब 3 रजिस्टर्स को हम सीरीज के अंदर लगाएंगे तो हमारा करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद जो टोटल वोल्टेज होगी वो क्या होगी, सम टोटल वोल्टेज ऑफ V1, V2 एंड V3। ये क्या बात हुई, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ने कुछ वोल्टेज ली होगी, हमने V वोल्ट अप्लाई किया था, कुछ हिस्सा R1 ने उसका ग्रैब कर लिया, कुछ हिस्सा R2 ने ले लिया, और कुछ पोर्शन जो है उसका किसने ले लिया, R3 ने, यानी थर्ड रेजिस्टेंस ने ले लिया। तो इन तीनों को हमने डिनोट कर दिया V1, V2 और V3 से। तो जो टोटल वोल्टेज क्या होगी, और तो कहीं हमारी वोल्टेज जा नहीं रही है, अब वोल्टेज टोटल क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए, अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस समझ नहीं आ रहा तो रेजिस्टेंस आप मान लीजिए लाइक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, तो वो भी बिजली लेता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी लेता है। तो उस तरीके से हमारे ये रेजिस्टेंस जो है वो काम कर सकते हैं। ये ट्यूबलाइट हो सकती है, कोई फैन हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक बेल हो सकती है, टीवी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे रेजिस्टेंस का काम करती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी, इनको क्या चाहिए होती है, ड्राइव करने के लिए, ऑन होने के लिए वोल्टेज चाहिए होती है। उसी तरीके से इन सारे रेजिस्टेंस को भी क्या चाहिए, वोल्टेज। तो इसलिए हमने उनको सेपरेट कर दिया V1, V2 एंड V3 के थ्रू। तो अब यहाँ से करंट सबके अंदर सेम जाएगा, और उसके बाद वोल्टेज जो होगी टोटल V, वो क्या होगी, इन सबका सम होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। और जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर टोटल हम घर पे बात करें, टोटल रेजिस्टेंस अगर सारे जो इक्विपमेंट से सीरीज में लगे होंगे तो रेजिस्टेंस का जो टोटल सम हो जाएगा वो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। सेपरेट को अगर एक एक को हम ऐड कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस पता चल पाएगा, तभी तो हमारा करंट फ्लो करेगा। अब इसका एक डेरिवेशन आता है कि ये कहाँ से आता है, वो स्टडी कर लेते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला, ये आप भूल जाइए, ये हमने प्रूफ करना है। यहाँ हमारे पास सिंपल बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, यहाँ से ऐसे करंट फ्लो होगा। ये सॉरी, ये सिंबल गलत लगे हुए हैं इस डायग्राम में ना, सिंबल यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये बैटरी यहाँ बड़ी होगी, ऐसे बनेगा आपका डायग्राम। मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, इसको भूल जाइए। इस वाले कनेक्शन को आप यहाँ देखिए, ये ऐसे है। ठीक है, ये जो बड़े वाला जो लाइन है ये पॉजिटिव होता है बैटरी का, और ये जो छोटी वाली लाइन होती है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था आप लोग को, नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे। तो यहाँ से, और जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा करंट, उसको अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ हमने देख लिया था कि ये सिंबल गलत लगा हुआ है, यहाँ बैटरी का यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा। जो बड़े वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल शो करती है, जो छोटे वाली लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल शो करती है। करंट जो होता है हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे आता है, चार्ज क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर को रेफर कीजिए। अभी मैंने क्या बताया, वोल्टेज क्या होती है हमारी, टोटल सम वोल्टेज होती है तीनों टर्मिनल्स पे, V1 प्लस V2 प्लस V3। और अभी हमने पीछे जो प्रीवियस लेक्चर्स अभी मैंने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ के थ्रू वोल्टेज, जो वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो V1 क्या होगा, और जबकि यहाँ सारे के सारे रेजिस्टेंस के अंदर करंट I जो है वो सेम है। करंट अगर सेम है, यहाँ से मैं अप्लाई करूँ फॉर्मूला, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 क्या होगा हमारा, V1 का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ से, I इंटू R1। करंट तो I फ्लो हो रहा है। V2 की बात करूँ तो V2 क्या होगा, I इंटू R2। और अगर V3 की बात करूँ तो V3 क्या हो जाएगा, I इंटू R3। अब इन सबको मैं जो ऐड कर देती हूँ जब, तो यहाँ से वोल्टेज क्या होगी, V जो होगी वो हमारी क्या होगी, I R।
I मतलब टोटल करंट, I और R मतलब टोटल रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इन सब में से क्या किया मैंने, I को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बच गया अंदर, और बाहर क्या है IR। अब देखिए यहाँ से I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल, बिकॉज ये सेम है। तो यहाँ से जो टोटल रेजिस्टेंस R है, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे समझ अच्छे से, एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। जब हम सीरीज में लगाते हैं रेजिस्टेंस तो उनका टोटल सम क्या होता है, सेपरेट रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। अब इसका डेरिवेशन करना आता है आप लोगों के पास एग्जाम में, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, हमें क्या पता है, सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जब करंट सेम है और वोल्टेज क्या होती है, हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी अपनी अलग अलग वोल्टेज होती है, उसको हमने नाम दे दिया सेपरेटली V1 V2 V3। और हमने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा था, R इज इक्वल टू V अपॉन I, और अगर मैं वहां से V वोल्टेज की वैल्यू निकालूं तो I और R क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। टोटल V क्या होती है, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगी ना टोटल सम वोल्टेज का, तीनों को ऐड कर दूंगी। और अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो V क्या होगा IR, और V1 क्या हो जाएगा IR1 क्योंकि इसके लिए रेजिस्टेंस R1 है, V2 क्या हो जाएगा IR2 और V3 क्या होगा IR3। अब इन सब में से मैं I कॉमन ले लूंगी तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डेफिनेटली मेरा R क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, जब हमारे रेजिस्टेंस जो होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। अब देखिए पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये कॉमन पॉइंट होता है और कॉमन पॉइंट के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से ये अटैच होते हैं। और इनके अंदर इस बार क्या होता है, हमने 3 सेपरेट रेजिस्टेंस लिए। अब देखिए यहाँ से करंट I चला, यहाँ से सेम करंट I तो चलेगा नहीं, कुछ करंट यहाँ से फ्लो होगा, कुछ करंट यहाँ से फ्लो होगा, कुछ करंट यहाँ से फ्लो होगा। तो यहाँ से हमारा करंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस बार करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया I1 I2 I3 में। और वोल्टेज क्या रहेगी, वोल्टेज जो होती है पैरेलल में सेम रहती है, तो यहाँ से वोल्टेज जो होगी सारे रेजिस्टर्स की V रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि वोल्टेज मेजर कैसे करते हैं हम, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में, तो इन दोनों का सबका कॉमन पॉइंट है, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस, और इन तीनों के लिए वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, वोल्टेज इन ऑल द रेजिस्टर इज द सेम। अब बात करते हैं करंट, यहाँ से मैंने करंट फ्लो किया I करंट कहाँ फ्लो हो गया, तीनों रेजिस्टेंस के अंदर I1 I2 और I3 में डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, अब हमें निकालना है कि रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, अगर मैं इन तीनों को एक टोटल रेजिस्टेंस R से डिनोट करूं तो इस R की वैल्यू क्या होगी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या थी R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इस क्वेश्चन में क्या होगी वो मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसको निकालने के लिए फिर से डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन के लिए चलते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे लगा दिया हमने, इसके अंदर भी ये थोड़ा उल्टा लगा हुआ है, ये बैटरी ना यहाँ आएगी, ऐसे आएगी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके साथ ऐसे पूरा सर्किट जो हमारा अटैच होगा। ठीक है, इस वाले सर्किट के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, I जो करंट यहाँ से चला था किस में डिवाइड हो गया, I1 I2 और I3 में, और वोल्टेज क्या है, सब में सेम है V। अब हम यहाँ से देखते हैं, हमने क्या पढ़ा था, V अपॉन I इज इक्वल टू R, ओम्स लॉ से हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम पहला रेजिस्टेंस लेते R1, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, V सेम है, V अपॉन I1। इसी तरीके से मैं R2 की वैल्यू देखूँ तो क्या होगी, V अपॉन I2, और R3 की वैल्यू देखूँ तो क्या होगी, V अपॉन I3। ठीक है, और टोटल R अगर मैं लूँ तो क्या होगी, जितनी वोल्टेज होगी हमारे सर्किट के अंदर अपॉन जितना करंट फ्लो कर रहा होगा, V अपॉन I। इसको सॉल्व करते हैं हम। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से टोटल I जो करंट है वो किसके इक्वल है, हमारा तीनों का टोटल सम I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I किसके इक्वल हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू V अपॉन I। यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगी तो ये R नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा V अपॉन R। यहाँ से क्या आएगा, वोल्टेज सेम है, V अपॉन R1। यहाँ से क्या आएगा, V अपॉन R2, और यहाँ से क्या आएगा, V अपॉन R3। अब इन सब में क्या कॉमन है, V।
V मैंने बाहर निकाल लिया, क्या आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और यहाँ पे क्या है V/R। इस V से ये V कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला डिराइव होके आता है हमारे पास, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 और 1/R3। मतलब जब हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, सबके रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। तो ये आप लोगों को डेरिवेशन एग्जाम में कोई ना कोई एक देखने को मिल जाएगा, या फिर इससे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग को जरूर मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। आगे चलते हैं, ये देखिए इस सर्किट डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाते हैं। ये देखिए ये आपकी स्विच है ऑन ऑफ, यहाँ से मैंने बैटरी लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से देखिए ये आपका रेजिस्टेंस 1 हो गया, सपोज करो ये रेजिस्टेंस 2 हो गया, तो ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। यहाँ से देखिए ये दो बल्ब, मैंने बताया था ना रेजिस्टेंस एक तरीके से आप लोग को इक्विपमेंट्स ही होते हैं जो आप घर में यूज़ करते हैं या फिर कहीं पे भी यूज़ करते हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये रेजिस्टेंस R2 हो गया, ये पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं। ये आप लोगों का स्विच ऑन या ऑफ की कंडीशन है, यहाँ पे स्विच ऑन है, यहाँ कनेक्टेड है, तो ये यहाँ स्विच ऑफ है, सॉरी यहाँ पे स्विच ऑन है। जब आप बटन जो है प्रेस करते हो ना फैन चलाने के लिए, तो ये कनेक्शन जो है ये बंद हो जाता है और ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया ये सब, आगे चलते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, इज द वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द करंट इन अ कंडक्टर। मतलब जो भी काम हम करते हैं किस चीज़ के लिए, जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसको कंटिन्यूसली करवाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं W से, और W किसके इक्वल होता है, Q इंटू V। Q क्या होता है, चार्ज, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और V क्या होता है, वोल्टेज। ठीक है, हमने पढ़ा था I, करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना टाइम के अंदर जो है हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू T, Q इज इक्वल टू I इंटू T, ये आ गई हमारे पास। इसके अंदर हमने Q की वैल्यू पुट कर दी, जब हम Q की वैल्यू पुट करेंगे तो W क्या बन गया, I इंटू T इंटू V, और हमने V क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ से, V अपॉन R इज इक्वल टू I। अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ ये डिवाइड में R, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से मैंने V की वैल्यू भी पुट कर दी, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, W इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या थी, I इंटू T, और V की वैल्यू क्या थी, I इंटू R। तो ये क्या बन गया, I स्क्वेयर इंटू RT। ये आप लोगों के पास फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की SI यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। ये आप लोगों से डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की SI यूनिट क्या है, जूल, और इसका फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिकल पावर होती है जो आपने वर्क डन किया है पर यूनिट टाइम, कितने टाइम के अंदर आपने कोई काम किया है वही आपकी पावर होती है, ताकत होती है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो वर्क डन हमने किया था, W क्या था, P इज इक्वल टू W अपॉन T, और W का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा क्या है, I स्क्वेयर R। एक सेकेंड, यहाँ से हमने W भी पढ़ा, W क्या है, I स्क्वेयर RT। तो यहाँ से पावर क्या हो जाएगी, I स्क्वेयर RT अपॉन T, T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, I स्क्वेयर R। और अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं, I स्क्वेयर R को, R क्या होता है हमारा ओम्स लॉ से, V अपॉन I। इस R की जगह मैं इसको पुट कर देती हूँ, I स्क्वेयर इज इक्वल टू V अपॉन I। इस I से ये I कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, VI। तो यहाँ से रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया हमारा, वोल्टेज इंटू करंट। जो हमारी पावर है वो क्या आ गई, वोल्टेज इंटू करंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी पावर निकाली है मैम, ये जो आप लोगों के घरों में बिजली का बिल आता है ना, ये वही वाली पावर है, कितने आपने यूनिट कंज्यूम किए हैं।
इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट होती है। और अगर मैं बात करूँ 1 वॉट किसके इक्वल होगा, 1 वॉट इज द पावर व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब आप लोगों को ये क्या है, देखिए पावर को क्या बनाना है, हमने 1 बनाना है, तो I को भी 1 बनाना पड़ेगा और V को भी 1 बनाना पड़ेगा। I की जो वैल्यू होती है क्या होती है, SI यूनिट 1 एम्पियर, और वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट, और ये क्या होती है, वॉट में। तो 1 वॉट पावर कौन सी होगी, जब किसी सर्किट के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट, बस सिंपल। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन क्या आता है, इसके आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप लोगों को और डिटेल से अच्छे से समझ आएगा कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। 1 वोट इज़ द पावर, ये हो गया हमारा। अब देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 100 ग्राम्स, 1000 ग्राम सॉरी। उसी तरीके से 1 किलोवाट पावर में कितने वॉट होंगे, 1000 वॉट होंगे ना, ये यहाँ से लिख दिया। इसको हम ना आवर्स में बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमने आवर्स लगा दिया इसके साथ तो हम क्या करेंगे, 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600। इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये जूल के आगे देखिए हमने T से डिवाइड किया था, या T से टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गई हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। कितने जूल हमने एनर्जी जो है वो कंज्यूम करी है। जो हमारी कमर्शियल यूनिट होती है बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो क्या होती है, वोट आवर होती है, ठीक है, या फिर किलो वोट आवर होती है। आप लोग बिजली का बिल जो है उसको चेक कीजिए, वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा वोट आवर या फिर किलो वोट आवर। आगे आने वाली क्लास में इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा कि आप लोगों का बिजली का बिल घर पे कैसे आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। देखिए इफ अ करंट I फ्लोज थ्रू ए रजिस्टर, यहाँ से चला इस रेजिस्टेंस के थ्रू I करंट जो फ्लो कर रहा है, T बी द टाइम, T अगर टाइम है और Q चार्ज उसके थ्रू फ्लो कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, किसी चार्ज को मूव करने के लिए अभी पढ़ा था हम, W इज इक्वल टू Q इंटू V, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जितना उसके अंदर चार्ज होगा उसको काम करना उतना ही लगेगा ना, उस चार्ज को मूव करा के ले जाना उस पोटेंशियल डिफरेंस को, तभी तो हमारा करंट जो है वो फ्लो करेगा। और P जो पावर हमने अभी पढ़ा था, पावर क्या होता है, W अपॉन T। तो यहाँ से Q जो W है उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, Q इंटू V अपॉन T, और यहाँ से Q बाई T क्या आ गया हमारा, I के इक्वल आ गया। ये हमें पता था पहले ही, I किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हमें पता था। यहाँ से हमने ये निकाल लिया था P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो यहाँ से जो हीट एनर्जी सप्लाई होगी, अभी हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी को क्या कहते हैं हम, हीट सप्लाई, P इंटू टी या फिर V इंटू आई इंटू टी। उसी को अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चेक करते हैं तो वही क्या आ जाता है, हमारा हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। तो हीट प्रोड्यूस क्या हो जाती है, P क्या होती है, I स्क्वायर R, और ये इसके साथ T और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है करंट का। इसमें V की वैल्यू अगर पुट कर दी तो ये आ गया, वही पिछले वाला डेरिवेशन है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। बाकी बचे हुए जो भी क्वेश्चंस या डाउट हैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। आप लोग को जो भी न्यूमेरिकल्स बचते हैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो 12 है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट बचता है तो आप लोग टेलीग्राम पे एक चैनल सर्च करेंगे @PRIYAMADOTRA10। यहाँ पे आप लोगों का ये 10th का ग्रुप है। जो भी आप लोगों को साइंस या मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग इस ग्रुप के अंदर फ़ोटो क्लिक कीजिए जो भी आप लोगों को डाउट है और आप लोगों को उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।